लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मुझे एक अर्जेंट काम है, तो 2 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर हम लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट। चलिए भाई, अगर आवाज आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दें। स्टार्ट करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करने से जस्ट पहले लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जो आप लोग कर नहीं पा रहे थे। वो क्वेश्चन एक बार और क्वेश्चन था, विच ह्यूमन ऑर्गन रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली। ठीक है, और ऑप्शन है, सपोज ऑप्शन है लंग, लिवर, पिट्यूटरी और ओवेरी, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। मैंने पूछा है कौन सा ह्यूमन ऑर्गन सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव करता है, और ये रहा पोल। बताओ। बहुत से बच्चों ने इसका जवाब गलत दिया। देखो भाई, मैंने पूछा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली। ठीक है, लंग्स जो है उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, है ना। लिवर के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी आर्टरी से, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हेपेटिक पोर्टल वेन से, जो इंटेस्टाइन से ब्लड ला रही है। पिट्यूटरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कैरोटिड आर्टरी से, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हाइपोथैलेमस से, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन से। अब इसके अलावा जो भी ऑर्गन चौथा है ऑप्शन में वो सही है, ओवेरी कह लो या एनी अदर ऑर्गन एक्सेप्ट ए या बी या सी। ओवेरी या कोई भी दूसरा ऑर्गन एक्सेप्ट ए बी या सी, सबके अंदर आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली ही तो जाता है, और वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली ही तो बाहर आता है। तो सभी ऑर्गन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली ही तो रिसीव करते हैं, नहीं करते। इसका एक्सेप्शन है वो ऑर्गन जो ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं, जैसे कि लंग्स, या वो ऑर्गन जिनमें पोर्टल वेन घुसती है। तो इसका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सभी ऑर्गन्स आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली ही रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट दोज इन विच पोर्टल वेन एंटर्स और दोज विच ऑक्सीजनेट द ब्लड, है ना। तो इतना कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसमें क्या गलत कर रहा हो? जिनका काम ही ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है, जैसे कि लंग्स इसमें, और लिवर में भी जा रही है इसमें, तो इसके अलावा सभी ऑर्गन तो हैं। मैंने पूछा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, यानी डीऑक्सीजनेटेड नहीं रिसीव करता, है ना, डीऑक्सीजनेटेड नहीं रिसीव करने वाला सभी ऑर्गन है भाई। इसके अलावा लंग्स भी डीऑक्सीजनेटेड रिसीव करती हैं, सॉरी लंग्स भी करते हैं, हार्ट भी डीऑक्सीजनेटेड रिसीव करता है ना। ऑक्सीजनेटेड ओनली पूछा है ना, तो ऑक्सीजनेटेड ओनली तो सभी ऑर्गन्स रिसीव करते हैं एक्सेप्ट लंग, लिवर, पिट्यूटरी और हार्ट। हार्ट ल्यूमन ऑफ द हार्ट, वॉल में तो ऑक्सीजनेटेड ही आता है। समझ में आया इसमें आंसर डी क्यों होगा? समझ में आया तो पोल में ट्रू बोलें, और नहीं समझ में आया तो इमोशन अप्लाई करें। 2-3% तो पता नहीं कहाँ से आए हैं बच्चे। अरे भैया, सभी ऑर्गन ऑक्सीजनेटेड ओनली ही रिसीव करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ही निकालते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम की। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड।
चलो भाई, तो लिम्फेटिक सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, देखो हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू इंटर करता है, आपको पता है। ठीक है, सपोज जैसे ही हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू इंटर करता है। ठीक है, आर्टरीज जो है वो आर्टीरियोल्स में टूटती हैं और आर्टीरियोल्स ऑर्गन के अंदर घुसती हैं और वो छोटी आर्टरीज को आर्टीरियोल कहा जाता है। फिर जो आर्टीरियोल होती हैं जब वो ऑर्गन के अंदर घुसती हैं तो वो कैपिलरीज में टूट जाती हैं। तो आर्टीरियोल्स जब ऑर्गन के अंदर घुसती हैं तो वो कैपिलरीज में टूटती हैं। कैपिलरीज बहुत सारी होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑर्गन बनाया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। इस ऑर्गन के बहुत सारे सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सेल्स के बीच का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसको हम कैपिलरीज कहते हैं। इससे कैपिलरीज गुजरती है यहाँ से, है ना। तो आपको यहाँ सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस दिखाई दे रहा है, उस इंटरस्टिशियल स्पेस में से बहुत सारी कैपिलरीज गुजरती हैं। मैंने क्या किया है, एक कैपिलरी को यहाँ पर बड़ा करके दिखा दिया है। ये देखिए, ये आर्टरी है, ये आर्टीरियोल है, ये कैपिलरी है। तो मैंने एक कैपिलरी यहाँ बड़ी करके दिखा दी है। ये ऑर्गन है और ये ऑर्गन के सेल्स हैं। सेल्स के बीच में ये मॉड्यूल में नहीं है, अगर आपको ड्रॉ करना है तो अभी आप ड्रॉ कर लेना, मुझे 1-2 मिनट का ब्रेक और देना होगा, उस वक्त आप इसे ड्रॉ कर लेना, लेकिन अभी आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ये ऑर्गन है और ये ऑर्गन के सेल्स है। ऑर्गन के सेल्स के बीच में ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, इस इंटरस्टिशियल स्पेस से ये ब्लड कैपिलरीज गुजरती हैं। ठीक है, और करोड़ों अरबों कैपिलरीज गुजरती है। मैंने एक कैपिलरी को यहाँ बड़ा करके दिखा दिया है। ठीक है, फिर कैपिलरीज के दूसरे सिरे पे इधर सभी कैपिलरीज मिलकर वेन्यूल बनाती हैं और वेन्यूल फिर मिलकर वेन में गिरती है। ठीक, कैपिलरीज में छेद होते हैं, इन छेदों को कहते हैं फेनेस्ट्रा। इन्हीं छेदों के थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है, O2 CO2 वगैरह का। आपने वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन के बारे में सुना है ना, है ना। वेसो डायलेशन होगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय वेसोडाइलेशन और vasoconstriction of which blood vessel related to that organ। मतलब किसी भी ऑर्गन में अगर ब्लड फ्लो का इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो वो उस ब्लड फ्लो से, उस ऑर्गन से रिलेटेड किस ब्लड वेसल के डायलेशन या कॉन्ट्रैक्शन से उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। आर्टरी, आर्टीरियोल, आर्टीरियोस, कैपिलरीज या वेन्यूल्स। मतलब जैसे लिवर में अगर आपको ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है, ये ऑर्गन अगर लिवर है और लिवर में आपको ब्लड फ्लो इंक्रीज करना है तो कौन डायलेट करेगी, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टीरियोल, हेपेटिक कैपिलरीज, हेपेटिक वेन्यूल या हेपेटिक वेन। तो ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन कैन बी इंक्रीज या डिक्रीज बाय वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन या वेसोडाइलेशन ऑफ विच ब्लड वेसल रिलेटेड टू दैट ऑर्गन। सवाल समझ में आया? पोल में जवाब देंगे, ये रहा पोल। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डी वाले ऑप्शन की, वेन्यूल। देखो भाई, वेन्यूल अगर डायलेट करेगी तो ऑर्गन से बाहर ब्लड जल्दी निकलेगा ना, ऑर्गन में थोड़ा ना घुसेगा, तो वेन्यूल तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, कैपिलरीज, कैपिलरी तो डायलेट कर ही नहीं सकती, उनमें ट्यूनिका मीडिया ही नहीं होती। कैपिलरीज के अंदर ट्यूनिका मीडिया नहीं होती भाइयों, उसका डायमीटर हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर ही नहीं सकती, उसमें तो सिर्फ एंडोथीलियम वाली लेयर होती है, याद आया। तो कैपिलरीज भी गलत है। अब दो ऑप्शन बच गए, आर्टरी और आर्टीरियोल। आंसर है आर्टीरियोल। आर्टरी क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, आर्टरीज में तो ब्लड हमेशा रहता है और इस ब्लड की वजह से कुछ प्रेशर भी हमेशा रहता है। कितना प्रेशर रहता है? 80। आर्टरी अगर डायलेट करेगी तो वो हार्ट से ब्लड को सख्त थोड़ी कर लेगी, उल्टे बीपी गिर जाएगा। आर्टरी अगर डायलेट करेगी तो क्या होगा, हार्ट से एक्स्ट्रा ब्लड तो आ नहीं जाएगा आर्टरी में, वो तो हार्ट से स्टोर करता है, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड आर्टरी के अंदर आता है ना। लेकिन अगर आर्टरी डायलेट करेगी तो कोई एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड तो आ नहीं जाएगा हार्ट से आर्टरी में, उल्टे आर्टरी का जो बीपी है वो गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, है ना। तो आर्टरी के डायलेट होने से आर्टरी में ब्लड इंक्रीज नहीं हो जाएगा, उल्टे बीपी गिर जाएगा, वो तो हार्ट ही ब्लड एक्स्ट्रा पुश करेगा सिस्टम के समय। हाँ, आर्टरीज में ब्लड हमेशा रहता है, तो अगर आर्टीरियोल डायलेट करेंगी, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड हमेशा रहता है, तो अगर आर्टीरियोल्स डायलेट करेंगी तो आर्टीरियोल्स में आर्टरी से ज़्यादा ब्लड आएगा। तो अगर आर्टीरियोल डायलेट करेंगी तो आर्टीरियोल्स में आर्टरी से ज़्यादा ब्लड आएगा, और आर्टरी से जब ज़्यादा ब्लड आर्टीरियोल में आएगा तो आर्टीरियोल से कैपिलरी में भी ज़्यादा जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए इस केस में आंसर क्या था? आर्टीरियोल। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाऊंगा पर पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ मैं। ये क्वेश्चन ना पुराना PYQ था एम्स का, क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है तो आज हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलिए।
जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी आदमी की हार्ट रेट 72 पर मिनट है, ठीक है, तो एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या है बताइए। तो एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड्स। और अगर इसमें हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो इसमें 0.3 सेकेंड्स वेंट्रिकल सिस्टोल करती हैं और 0.5 सेकेंड्स वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोल करती हैं, ठीक है। अब अचानक ये आदमी जो है एक्सरसाइज करने लगा। एक्सरसाइज करने की वजह से इसका हार्ट जो है वो टैकीकार्डिया में चला गया और सपोज इसकी हार्ट रेट बढ़कर 144 पर मिनट हो गई, तो बताइए अब एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी रह जाएगी। तो अब एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन रह जाएगी 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। ऐसे में वेंट्रिकल्स की अगर हम बात करें तो वो कितनी देर सिस्टोल और कितनी देर डायस्टोल करेंगी। तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, होना तो ये चाहिए कि अब आधा आधा हो जाए, है ना। मतलब जस्ट अ सेकेंड। होना तो ये चाहिए कि अब दोनों 0.15 सेकेंड और 0.25 सेकेंड ऐसा हो जाना चाहिए, पर होता ऐसा नहीं है। पता है क्यों होता ऐसे है? 0.2 0.2। इसका मतलब डायस्टोल की ड्यूरेशन में कटौती ज़्यादा होती है सिस्टोल के कंपैरिजन में। जब हार्ट टैकीकार्डिया में जाता है तो डायस्टोल में कटौती ज़्यादा होती है सिस्टोल से। इसको मैं अभी आके समझाता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक है, फिर मैं आपको आके समझाता हूँ कि डायस्टोल में कटौती क्यों ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग टैकीकार्डिया ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल सफर्स मोर, ठीक है। मैं आके समझाता हूँ। इस बीच में आपको यहाँ पे ये डायग्राम वाली फोटो बना के दे रहा हूँ, इसको आप बना लो, है ना। चलो भाई, ठीक है। अगर आवाज़ आ रही है सबको, चलो आ रही है ना, एक बार थम्स अप कर दो। अब कोई ब्रेक नहीं होगा, हम कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। चलिए समझ गया, आवाज़ आ रही है, तो मैं फिलहाल रिएक्शन ऑफ कर रहा हूँ। तो हम ये कह रहे थे कि डायस्टोल की जो ड्यूरेशन है वो उसमें कटौती क्यों ज़्यादा होती है सिस्टोल से। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक होटल है, उसमें एक वेटर है। होटल में लोग आते हैं और वेटर सभी लोगों को खाना परोसता है, ठीक है। अब वेटर होटल जो है ना 8 घंटे की शिफ्ट में चलता है, तो वेटर क्या करता है 3 घंटे काम करता है और 5 घंटे आराम करता है। जब वो 3 घंटे काम करता है तो वो सबको खाना परोसता है, लेकिन खुद खाना कब खाता है पता है? खुद खाना कब खाता है? जब वो आराम कर रहा होता है। तो याद रखिए होटल है जिसमें वेटर सबको खाना परोसता है, 3 घंटे काम करता है, 5 घंटे आराम करता है। जब 3 घंटे काम करता है तो सबको खाना परोसता है, और जब 5 घंटे आराम करता है तो खुद खाना खाता है, ठीक है। अचानक उस होटल में कस्टमर्स की भूख डबल हो गई, या होटल में ज़्यादा कस्टमर आने लग गए। अब होटल 4-4 घंटे की 2 शिफ्टों में चलता है, तो बताइए वेटर के काम करने के घंटों में कटौती ज़्यादा होगी कि आराम करने के? आराम करने के, क्योंकि काम का लोड बढ़ गया है ना। तो अब वेटर क्या कर रहा है, 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट कर रहा है, 2 घंटे आराम करता है, 2 घंटे काम करता है, 2 घंटे आराम करता है, 2 घंटे काम करता है। तो कहने का मतलब काम करने से ज्यादा जब काम का लोड बढ़ता है तो आराम करने के घंटों में कटौती होती है ना भैया। इसीलिए सिस्टोल में सब ऑर्गन्स को ब्लड पंप हो रहा है, डायस्टोल में तो खुद ब्लड रिसीव कर रहा है ना, और अपनी दीवारों को भी दे रहा है। याद कीजिए हार्ट की दीवारों को ब्लड वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय मिलता है, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो दब जाती हैं या स्क्वीज हो जाती हैं, याद आया। तो जब हार्ट रेट बढ़ती है तो डायस्टोल की ड्यूरेशन सिस्टोल से ज़्यादा इफेक्टेड होती है, और हार्ट खुद को ब्लड कब देता है? डायस्टोल में। याद कीजिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अगर किसी ने बाईपास नहीं करवा रखा और उसका इस्कीमिक हार्ट है, हार्ट अटैक नहीं हुआ उसको, उसका सिर्फ इस्कीमिक हार्ट है, वो जंगल में गया और उसके पीछे शेर पड़ गया, तो उसका हाइपोक्सिया एनोक्सिया में कैसे बदल जाता है? मैंने आपको बताया था कि हाइपोक्सिया एनोक्सिया में कैसे बदल जाता है, वो देखिए। जब वो दौड़ेगा भागेगा तो वो एक्सरसाइज करेगा, जब वो दौड़ेगा भागेगा तो वो एक्सरसाइज करेगा, और अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो क्या होगा? उसकी डायस्टोल की ड्यूरेशन में कटौती ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिस्टोल। और अगर डायस्टोल की ड्यूरेशन में कटौती ज़्यादा होगी तो हार्ट खुद को ब्लड कैसे देगा? खुद को तो वो डायस्टोल में ब्लड देता था ना, सिस्टोल में ऑर्गन्स के लिए पंप करता था। तो हार्ट को काम तो ज़्यादा करना पड़ रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो गई है, लेकिन उसके खुद को ऑक्सीजन देने की जो ड्यूरेशन थी वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान देता था वो खुद को, वो डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे में वेटर को अगर ज़्यादा काम कराओगे, उसके आराम करने के घंटों में कटौती कर दोगे तो वेटर कोलैप्स हो जाएगा ना, वेटर कोलैप्स हो जाएगा। वैसे ही हार्ट में पेन शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट के
काम करने से ज़्यादा उसके आराम करने घंटों में कटौती होती है टैकीकार्डिया के दौरान। सिस्टोल से ज़्यादा डायस्टोल की ड्यूरेशन जो है वो इफेक्ट हो जाती है। तो हाइपॉक्सिया जो है वो एनॉक्सिया में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि वो खुद को ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, दूसरे ऑर्गन के लिए पंप करता रह जाएगा बस। समझ में आया है तो पोल में ट्रू बोले। मैंने आपको कहा था ना शुरू में कि बाद में बताऊंगा लास्ट में कि हाइपॉक्सिया एनॉक्सिया में क्यों बदल जाता है। जब आदमी जंगल में गया तो शेर पीछे पड़ गया। तो समझ में आया है तो पोल में ट्रू बोले। चलो ज़्यादातर को समझ में आ ही गया। तो इसलिए भाई हाइपॉक्सिया जो है वो एनॉक्सिया में बदल जाता है ना। चलिए, तो ये तो सारी बातें हो गई। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा टॉपिक आज का है लिम्फेटिक सिस्टम। चलो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर होता है 120/80। आर्टेरियोल, आर्टेरियोल के बाद क्या आती है? कैपिलरीज। कैपिलरी आते आते ही प्रेशर कम हो जाता है और कैपिलरीज में ये प्रेशर जो है वो रह जाता है 40 mmHg। तो कैपिलरीज में ये प्रेशर रह जाता है 40 mmHg, ठीक है। और वेन आते आते प्रेशर और भी कम हो जाता है। वेन में प्रेशर सिर्फ 15 mmHg रह जाता है। तो कैपिलरीज का जो प्रेशर होता है ना 40 mmHg, इसको हम कहते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि CHP, ये होता है 40 mmHg जो कैपिलरीज में होता है, ठीक है। अच्छा, जब ब्लड कैपिलरीज से गुजरता है, जब ब्लड कैपिलरी से गुजरता है तो या वो इन सेल्स को ऑक्सीजन दे देता है, इनसे न्यूट्रिशन ले लेता है। ऑक्सीजन दे देता है, न्यूट्रिशन दे देता है और CO2 और वेस्ट ले लेता है, ठीक है। यहाँ से छना ब्लड O2 दे दी, न्यूट्रिशन दे दिया और वापस क्या ले लिया? CO2 और वेस्ट वापस ले ली। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं वो हर सेल के सीधे कॉन्टैक्ट में हो। ये ब्लड कैपिलरीज हर सेल के सीधे कॉन्टैक्ट में हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप देखिए, जो आगे वाली रो है ना कैपिलरीज की, इनसे ज़्यादा अच्छा एक्सचेंज हुआ, पर ये पीछे वाली रो से उतना अच्छा एक्सचेंज नहीं हुआ। हालांकि और भी बहुत सारी कैपिलरी हैं, पर हर कैपिलरी हर सेल के सीधे कॉन्टैक्ट में हो ये तो पॉसिबल नहीं है भैया, है ना। तो कुछ सेल से तो बढ़िया एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन कुछ सेल जो है पीछे वाले दूर दराज के सेल वो छूट जाते हैं, उनसे उतना अच्छा एक्सचेंज नहीं होता जितना अच्छा आगे वाले सेल से हुआ है। लेकिन हमें तो सभी सेल से बराबर एक्सचेंज करना है कि नहीं। तो क्या होता है कि कैपिलरीज हर सेल के सीधे कॉन्टैक्ट में नहीं हो सकती। जैसे पीछे वाले सेल से उतना बढ़िया कॉन्टैक्ट नहीं है कैपिलरीज का। अब पीछे वाले सेल से भी उतना ही अच्छा एक्सचेंज हो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट और न्यूट्रिशन का। इसके लिए जरूरी है कि ब्लड छने, ब्लड जो है वो कैपिलरी से छने और छन छन कर कैपिलरी से बाहर निकले। और कहाँ पहुंचे वो ब्लड? यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। जहाँ ये मैंने बड़ी सी जूम करके कैपिलरी बना रखी है, ऐसे बहुत सारी कैपिलरी हैं, पर फिर भी हर कैपिलरी हर सेल के सीधे कॉन्टैक्ट में नहीं होती। तो इसके लिए जरूरी है कि ब्लड छने और छन छन कर इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंचे। और कैपिलरीज में छेद होते हैं, ये छेद ब्लड को छान सकते हैं। और एक प्रेशर भी है कैपिलरी में जो कैपिलरी की दीवारों पे लग रहा है 40 mmHg। और ये जो प्रेशर लग रहा है ये ब्लड को फिल्टर करना भी चाहता है ना। तो ब्लड छनना चाहिए और छन छन के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पहुंचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो +40 प्रेशर है ये चाहता है कि ब्लड छने, लेकिन एक और प्रेशर है जो नहीं चाहता कि ब्लड छने। ब्लड इज अ कोलॉइड। ब्लड जो है वो एक कोलॉइड है और इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और इसमें एक मॉलिक्यूल होता है एल्बुमिन। और आपको पता है कि एल्बुमिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो एल्बुमिन जनरेट करता है ये होता है -28 mmHg प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो प्रोटीन जो है खुद भी नहीं छनते हैं और एक ऑस्मोटिक प्रेशर भी लगा रहे हैं जो ब्लड को नहीं छनने देना चाहता। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं इसको हम बोलते हैं कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है -28 mmHg। और ये नहीं चाहता कि ब्लड छने, इसको हम कहते हैं ब्लड का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर या BCOP, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो ब्लड का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये होता है -28 और ये नहीं चाहता कि ब्लड छने। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ब्लड छनेगा? अगर हम देखें कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो रहा है, 28 प्रेशर ब्लड को नहीं छनने देना चाहता। तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है ना दोस्तों, ये खुद भी नहीं छनते हैं और ये ब्लड को भी छनने नहीं देना चाहते। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल देखिए, ये खुद भी नहीं छनते हैं और ये ब्लड को छनने भी नहीं देना चाहते। ये -28 प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ब्लड छनेगा क्योंकि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो अभी भी पॉजिटिव है और वो है +12। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अभी भी पॉजिटिव है और वो है +12। इसकी वजह से ब्लड छनेगा यहाँ से और छन छन के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पहुंचेगा, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना इसका कुछ कंपोनेंट छनेगा। देखो 98% एक्सचेंज तो यहीं से पूरा हो गया ब्लड कैपिलरीज से।
लेकिन 2% एक्सचेंज पूरा नहीं हुआ क्योंकि कुछ सेल दूर दराज के थे, उन तक कैपिलरीज नहीं पहुंच पाई। ठीक है, तो वहां तक उस रिमेनिंग 2% एक्सचेंज के लिए हमको ब्लड को छानना पड़ रहा है। तो ब्लड यहाँ से छनेगा क्योंकि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव है, कितना है +12, और इसकी वजह से ब्लड जो है वो छनता है और ब्लड छन छन कर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पहुंचता है। यहाँ सुनिए ध्यान से, ब्लड का हर कंपोनेंट छनता है। प्लाज्मा छनता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट विटामिन, हार्मोन, ग्लूकोज, न्यूट्रिशन, डिजॉल्व्ड गैसेस, सब कुछ छनता है, सब कुछ छनता है, यहाँ तक कि थोड़े WBCs भी छनते हैं। नहीं छनता है तो RBC, एक तो RBC नहीं छनता, एक ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल नहीं छनते, बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल ये नहीं छनते, और प्लेटलेट नहीं छनते। तो एवरीथिंग इज फिल्टर्ड एक्सेप्ट फॉर 3 थिंग्स। Everything in plasma, everything along with plasma is filtered. लेकिन क्या नहीं छनता है? एक्सेप्ट RBC, लार्ज प्रोटीन्स जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, एंड प्लेटलेट्स। इनके अलावा सब कुछ छनता है। ठीक है, थोड़े से WBCs भी छन जाते हैं, बाकी सब छन है ना, सब कुछ छनता है, बस RBC नहीं छनते। अच्छा, तो RBC नहीं छनते, इसलिए ये जो छना हुआ ब्लड होता है ये कलरलेस हो जाता है। ये तो आप समझ गए कलरलेस क्यों हो गया ये, क्योंकि इसमें RBC जो है वो नहीं छने। RBC नहीं छनने की वजह से ये कलरलेस हो गया है। इस छने हुए ब्लड को हम क्या कहते हैं? तो ब्लड का कौन सा कंपोनेंट छना है भाइयों बहनों, मुझे बताइए। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट छना है? प्लाज्मा, है ना। और प्लाज्मा छनकर यहाँ पहुंच गया है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। लेकिन अब इस छने हुए ब्लड को हम प्लाज्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि वर्ड प्लाज्मा तब तक ही यूज होता है जब तक ये ब्लड वेसल के अंदर था। ये ब्लड वेसल से छन के बाहर निकल गया है और कहाँ पहुंच गया है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। तो अब हम इसे प्लाज्मा नहीं कहेंगे, हालांकि है तो ये प्लाज्मा ही, तो पर ये छन के क्योंकि बाहर निकल गया है कैपिलरी से, ब्लड वेसल से, और इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच गया है, तो अब हम इसे टिश्यू फ्लूइड कहेंगे, प्लाज्मा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैपिलरी से बाहर आ गया। तो जो छन के यहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, होता तो वो प्लाज्मा ही है, पर उसका नया नाम हमने क्या रख दिया? उसका नया नाम हमने रख दिया है टिश्यू फ्लूइड। और आपको तो पता है कि ये टिश्यू फ्लूइड भी कलरलेस है। क्यों कलरलेस है बताइए? क्योंकि इसके अंदर RBC नहीं है। लेकिन इस टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन खूब सारा है। प्लाज्मा में जो था ना, तो इसमें टिश्यू फ्लूइड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन खूब सारा है। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में टिश्यू फ्लूइड पहुंचा है, इसको हम कहेंगे अच्छा वाला टिश्यू फ्लूइड या रिच टिश्यू फ्लूइड। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ज़्यादा है। अभी अच्छा वाला टिश्यू फ्लूइड जब यहाँ पहुँचता है इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, इन दूर दराज के सेल्स तक, ठीक है, तो ये इनको O2 दे देता है और इनसे CO2 ले लेता है, इनको न्यूट्रिशन दे देता है और इनसे वेस्ट ले लेता है। तो O2 दे दी, CO2 ले ली, न्यूट्रिशन दे दिया, वेस्ट ले ली। ठीक है, और अब ये टिश्यू फ्लूइड जो यहाँ भरा हुआ है, अब ये कहलाने लगता है गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड। अब ये कहलाने लगता है गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, तो अब ये टिश्यू फ्लूइड गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड कहलाने लगता है। तो अच्छा वाला टिश्यू फ्लूइड जो है उसने ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दे दी और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट ले लिया, और अब ये गंदा वाला यानी कि पुअर टिश्यू फ्लूइड हो गया, क्योंकि इसमें क्या, ये भी कलरलेस ही है, लेकिन ये था रिच इन O2 एंड न्यूट्रिशन। अभी हो गया पुअर इन O2 एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि ये सेल्स के थ्रू गुजरा या इंटरस्टिशियल स्पेस से थोड़ी देर में गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड हो गया। तो अच्छा वाला टिश्यू फ्लूइड अब बदल गया है गंदे वाले टिश्यू फ्लूइड में, लेकिन इसने अपना काम तो कर दिया। देखिए, सेल्स को ऑक्सीजन दे दी, न्यूट्रिशन दे दिया, CO2 ले ली, वेस्ट ले लिया, अभी गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड हो गया। कुछ मूर्ख बीच में सवाल कर रहे हैं और वो उन्हें नहीं पता है कि जब से वो पैदा हुए हैं तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। वो मेरे से पूछ रहे हैं कि RBC तो छना ही नहीं, तो इन सेल्स को ऑक्सीजन कैसे मिली? ये मूर्ख जब रेलवे स्टेशन से अपने घर आते हैं तो वे रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़ते हैं, तो उस ऑटो को अपने घर के बाहर सड़क पर खड़ा करने की जगह और फिर वहाँ से उतर के गेट खोल के कमरे में जाने की जगह ऑटो अपने कमरे में लेके आते हैं और सोफे पर चढ़ा देते हैं और फिर आके वहाँ बैठ जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए RBC लंग से ऑक्सीजन कैपिलरी तक लेके आया और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूटा और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर प्लाज्मा के साथ बाहर निकले और सेल्स को मिले। ऑटो कोई तुम्हारे कमरे में थोड़ी घुसेगा, यानी जो RBC जिसमें ऑक्सीजन बैठ के आई है वो कोई सेल में जाके थोड़ी घुस जाएगा। वो तो कैपिलरीज तक ऑटो ऑटो चलता है भैया, ऑटो तुम्हारे घर के बाहर उतारता है कि तुम्हारे घर के कमरे के अंदर ले जाता है तुम्हें। तो उन्हें पता होना चाहिए कि RBC नहीं छनते हैं, लेकिन RBC जो लंग्स से ऑक्सीजन लेके आए हैं, ये RBC है, ये लंग्स से ऑक्सीजन लेके आए हैं, इन्होंने ऑक्सीजन यहाँ उतार दी, कहाँ? कैपिलरीज के कोने पर। यहाँ से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर सेल्स में जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो RBC कोई सेल में घुस जाएगा क्या जाके? तो रेलवे स्टेशन से जो टैक्सी पकड़ते हो, टैक्सी तुम्हें घर के बाहर दरवाजे पर छोड़ती है ना, घर के बाहर जो रोड है उस पर छोड़ती है ना, ये तुम्हारा घर है, ये रोड है कैपिलरी कि टैक्सी को तुम कमरे में ले जाते हो अपनी। चलो समझ गए? तो इसलिए ऑक्सीजन जाएगी,
मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा वेट करो, सब समझ में आ जाएगी कहीं ना कहीं। एंड में मैं सब समझा दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में क्या डाउट आ सकता है। तो मुझे पढ़ाने दो, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, है ना। हैव फेथ। जितना पूरा का पूरा यूट्यूब पर पढ़ा रहे फिजियोलॉजी के टीचर्स नहीं बता सकते ना मिलके, उससे ज़्यादा मैं अकेला बता सकता हूँ। इसलिए आपको आइडिया नहीं है आप किससे पढ़ रहे हो, आप सुनते जाओ, आपको सब समझ में आता जाएगा। तो भाई आरबीसी जो है वो यहाँ पे आ गए, इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज कर दी। चलिए, तो मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ से सब कुछ छनता है, नहीं छनते हैं तो आरबीसी, लार्ज प्रोटीन और प्लेटलेट जो है वो नहीं छनते हैं। ठीक, तो ये सेल्स यहाँ तक पहुंचे, मतलब ये सब प्लाज्मा यहाँ पहुंचा। प्लाज्मा का नया नाम है अच्छा वाला टिश्यू फ्लूइड। उस अच्छे वाले टिश्यू फ्लूइड ने इन सेल्स को O2 दे दी, इनसे CO2 ले ली, इन्हें न्यूट्रिशन दे दिया, इनसे वेस्ट ले ली। अब दोस्तों वो हो गया है गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड। तो ये गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड यहाँ भरा हुआ है इंटरस्टिशियल स्पेस में, लेकिन इसने अपना काम तो कर दिया, है ना। अब होना तो ये चाहिए कि ये गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड वापस आ जाए, ये वापस आ जाए, इसने अपना काम कर दिया, अब ये वापस आ जाए। लेकिन ये वापस नहीं आ सकता, बताओ क्यों? क्योंकि प्रेशर लग रहा है +12। वो तो कैपिलरी के ल्यूमन से इंटरस्टिशियल स्पेस में लग रहा है ना, तो वापस तो वो आ नहीं सकता, पर उसने अपना काम कर दिया। पर भाइयों बहनों, इस तरह से अगर यहाँ से ब्लड छनता रहेगा तो ऑर्गन के अंदर आर्टरी से घुसने वाले ब्लड के कंपैरिजन में ऑर्गन से बाहर निकलने वाला ब्लड, जो वेन से बाहर निकलता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए आप। तो ऑर्गन के अगर इस तरह से ब्लड छनता रहा, वापस नहीं आ पा रहा ना, ब्लड छना, उसने अपना काम कर दिया, वो वापस नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि प्रेशर तो +12 है। तो इस तरह से लेकिन इसने अपना काम कर दिया, दूर दराज के सेलों को भी ऑक्सीजन दे दिया और उनसे न्यूट्रिशन ले लिया, उनको CO2 दे दी और उनसे वेस्ट ले लिया। लेकिन दोस्तों ये ब्लड वापस नहीं आ पा रहा। अब ये चला तो गया, पर ये वापस नहीं आ पा रहा। इसके वापस नहीं आ पाने की वजह से 3 समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ध्यान से सुनिए, 3 समस्याएं। पहली समस्या, ऑर्गन के अंदर घुसने वाले ब्लड के कंपैरिजन में ऑर्गन से बाहर निकलने वाले ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है। दूसरी बात, ऑर्गन के इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट होने से, ऑर्गन के इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट होने से यहाँ इडीमा या सूजन आ गई है। इडीमा या सूजन आ गई है ना, इसी को तो इडीमा बोलते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, सेल थोड़ी सूज जाते हैं, सेल के बीच का जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें खूब सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इसको हम कहते हैं इडीमा। तो ऑर्गन के इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट होने से यहाँ इडीमा या सूजन आ गई है। और तीसरी बात, वेस्ट प्रोडक्ट और सेल्स का कचरा तो अभी भी यहीं पड़ा हुआ है, कहाँ? इंटरस्टिशियल स्पेस में। वेस्ट प्रोडक्ट यहीं तो पड़ी हुई है, इंटरस्टिशियल स्पेस की सफाई थोड़ी ना हो गई है। तो अगर मैं किसी तरह से इस गंदे वाले टिश्यू फ्लूइड को जो यहाँ भरा हुआ है, इसको अगर मैं इस इंटरस्टिशियल स्पेस से निकाल कर और वेन में उड़ेल दूं, अगर मैं इस गंदे वाले टिश्यू फ्लूइड को इंटरस्टिशियल स्पेस से निकाल के वेन में उड़ेल दूं, तो इससे मेरी 3 समस्या सॉल्व हो जाएंगी। पहली, आर्टरी से जो ब्लड ऑर्गन में घुस रहा था और वेन से जो ब्लड ऑर्गन से निकल रहा था, इसका वॉल्यूम कम हो गया था ना, वेन जो ऑर्गन से ब्लड निकल रहा था उसका, तो ब्लड का वॉल्यूम रीस्टोर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ब्लड कम हो गया था उसका वॉल्यूम रीस्टोर हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट होने से जो इडीमा या सूजन आ जाती थी वो नहीं आएगी, क्योंकि ये फ्लूइड यहाँ से वेन में उड़ेल दिया अपन ने। और तीसरा, इंटरस्टिशियल स्पेसों में जो कचरा पड़ा हुआ है उस कचरे की सफाई हो जाएगी कि नहीं। तो ये 3 काम करने के लिए मुझे एक दूसरे सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को सपोर्ट करने वाले एक और सर्कुलेटरी सिस्टम की मुझे जरूरत है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसलिए दोस्तों, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस आपको दिख रहा है, हमें किसी भी तरह से इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है, जो जब छना था तो अच्छा वाला टिश्यू फ्लूइड था, यहाँ था तो वो ब्लड था, छना तो वो कहलाया अच्छा टिश्यू फ्लूइड, पर अब थोड़ी देर में हो चुका है गंदा टिश्यू फ्लूइड। अगर उस गंदे टिश्यू फ्लूइड को हम वापस वेन में उड़ेल दें तो हमारी 3 समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ब्लड का जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था वो रीस्टोर हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में इडीमा या सूजन नहीं आएगी, और इंटरस्टिशियल स्पेसों की सफाई हो जाएगी, यहाँ जो कचरा पड़ा हुआ है। इसलिए हमें जो दूसरे सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत है वो कहलाता है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो भाइयों बहनों, जिस तरह से इस इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड की कैपिलरीज होती है ना, ब्लड कैपिलरीज, इसी तरह से इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में एक और किस्म की कैपिलरीज यहाँ पाई जाती हैं सेल्स के बीच में, जिन्हें कहा जाता है लिम्फ कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज की तरह एक और किस्म की कैपिलरीज जो यहाँ सेल्स के बीच में पाई जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। अब सपोज जैसे ये सेल्स है, तो सेल्स के बीच के इंटरस्टिशियल स्पेस से ब्लड कैपिलरीज तो गुजर ही रही हैं, वो मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा, हमने देखी थी इस तरह से गुजर रही हैं। लेकिन एक और किस्म की कैपिलरीज इस सेल्स के बीच के ये जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ से गुजर रही हैं। तो एक और कैपिलरीज जो यहाँ से गुजर रही हैं, इन्हें हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। ऐसी होती हैं ये। तो ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ऐसी ब्लाइंड एंडेड, टेस्ट ट्यूब की तरह, मतलब इनका इधर वाला एंड जो है वो बंद है।
लेकिन इन लिम्फ कैपिलरीज में छोटे छोटे छेद होते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहां पे जो एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है, गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड, वो एब्जॉर्ब होकर इन लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आ जाता है। साथ में इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पड़ा हुआ डेब्रिस यानी कि कचरा वगैरह भी आ जाता है। ये सारी चीजें जब एब्जॉर्ब होकर लिम्फ कैपिलरी के अंदर आ जाती हैं, यहां देखिए, तो तब मैं इसे पहली बार एक नए नाम से बुलाता हूं, और ये नया नाम ये है लिम्फ। यानी चीज वही है, नाम बदल गया। चीज वही है, नाम बदल गया। एक बार ये लिम्फ कैपिलरी के अंदर आ जाता है तो मैं इसे लिम्फ कहता हूं। जब ये ब्लड में था तो इसका नाम, जब ये कैपिलरी में था तो इसका नाम ब्लड या प्लाज्मा था। जब ये छना तो ये कहलाया अच्छा वाला टिश्यू फ्लूइड। फिर जब ये गंदा हो गया, सेल्स के थ्रू, सेल्स को ऑक्सीजन देके, तो ये हो गया गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड। और यही गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड जब इस कैपिलरी के अंदर आ गया तो इसका नया नाम हो गया लिम्फ। तो टिश्यू फ्लूइड जो है वो सेल्स से गुजरा और अच्छे वाले टिश्यू फ्लूइड से हो गया गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड। गंदा वाला टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरी के अंदर आ गया तो इसी का नाम बदल के हो गया, नया नाम हो गया लिम्फ। चीज वही है, नाम बदल गया। यहाँ इसको हम प्लाज्मा कह रहे थे, फिर इसे रिच टिश्यू फ्लूइड कहा, फिर इसे हमने गंदा वाला या पुअर टिश्यू फ्लूइड कहा, और अब हम इसको कह रहे हैं लिम्फ। ठीक है, तो ये जो वेसल के अंदर आ गया इसे हम कहते हैं लिम्फ। ठीक है, अब क्या होता है, ये छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज होती है ना, बहुत सारी होती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, और ये सब लिम्फ कैपिलरीज मिलके लिम्फ वेसल में खुलती हैं एक, और इन लिम्फ वेसल्स को हम कहते हैं लिम्फैटिक्स। तो लिम्फ कैपिलरीज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होती हैं, और ये जिन लिम्फ वेसल्स के अंदर खुलती हैं उन्हें कहा जाता है लिम्फैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, मैं जूम कर रहा हूँ, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में बहुत ही बारीक बारीक कैपिलरीज पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। तो ये हैं वो लिम्फ कैपिलरीज। तो ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस से लिम्फ कैरी करती हैं, और ये इस लिम्फ को लिम्फ वेसल में गिराती हैं। ठीक है, ये इस लिम्फ को लिम्फ वेसल में गिराती हैं। इन लिम्फ वेसल्स को हम कहते हैं लिम्फैटिक्स। तो इन लिम्फ वेसल्स को हम कहते हैं लिम्फैटिक्स। और ये जो लिम्फैटिक्स होती हैं ये फिर गिरती हैं सबसे बड़ी लिम्फैटिक्स में, जिन्हें कहा जाता है थोरैसिक डक्ट्स। अच्छा, लिम्फैटिक्स में लिम्फ का फ्लो एक ही डायरेक्शन में रहे, इसके लिए इसमें वॉल्व्स भी पाए जाते हैं, और सबसे बड़ी लिम्फैटिक्स यानी थोरैसिक डक्ट्स फिर वेन्स में आके गिर जाती हैं। इस तरीके से लिम्फ जो है वो वेन में आ जाता है, और लिम्फ के वेन में आने के साथ ही हमारी तीनों समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। लिम्फ के वेन में आने के साथ ही हमारी तीनों समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। ये यहाँ ले लिया ना अपन ने। पहली बात, ब्लड का जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था वो रीस्टोर हो जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेट होने से जो इडिमा या सूजन आती है वो भी कम हो जाती है ना, क्योंकि वो एक्सेसिव फ्लूइड भी यहाँ से निकल गया और ये चला गया। ठीक है, और इंटरस्टिशियल स्पेस की सफाई भी हो जाती है, इसमें जो कचरा पड़ा है वो भी यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम होता है, तो लिम्फ यहाँ से वापस आ जाता है। तो आपको समझ में, आप कहेंगे सर जी लिम्फ यहाँ आके क्यों गिर जाता है वेन में, वेन की दीवारों पर तो 15 प्रेशर लग रहा है ऐसे, है ना, तो लिम्फ यहाँ आके क्यों गिरता है, ब्लड क्यों नहीं घुस जाता अंदर, लिम्फ यहाँ आके क्यों गिरता है, ब्लड उल्टा अंदर क्यों नहीं घुस जाता। वॉल्व इसका आंसर नहीं है, हालांकि वॉल्व लिम्फ के फ्लो को एक डायरेक्शन में बनाए रखते हैं, ठीक है, लेकिन वॉल्व इसका आंसर नहीं है,
क्योंकि अगर वॉल्व इसका आंसर है, ब्लड अगर अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वॉल्व बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। वॉल्व बंद हो जाएंगे तो ब्लड तो अंदर नहीं घुस पाएगा, ब्लड अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वॉल्व बंद हो जाएंगे, ठीक है। वॉल्व बंद हो जाएंगे तो ब्लड तो अंदर नहीं घुस पाएगा, लेकिन अगर वॉल्व बंद हो गए तो फिर लिम्फ भी तो यहाँ नहीं गिर पाएगा ना। समझ में आई बात? अगर ब्लड ने अंदर घुसने की कोशिश करी और वॉल्व बंद हो गए तो ब्लड तो अंदर नहीं घुस पाएगा, लेकिन फिर लिम्फ भी यहाँ नहीं गिर पाएगा, ठीक है। और अगर लिम्फ यहाँ नहीं गिरेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्व खुले रहते हैं, वॉल्व खुले रहते हैं और ब्लड ही यहाँ आके गिरता है, सॉरी लिम्फ ही यहाँ आके गिरता है, ब्लड उल्टा अंदर नहीं जाता। वॉल्व खुले रहते हैं और लिम्फ ही यहाँ आके गिरता है, ब्लड उल्टा अंदर नहीं जाता, ठीक है। ब्लड उल्टा अंदर नहीं जाता, ठीक। क्यों? क्योंकि आप देखिए एक और चीज है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल नहीं छने हैं और ये -28 प्रेशर लगा रहे हैं और ये नहीं चाहते थे कि ब्लड चले, पर यहाँ इनकी चली नहीं। क्यों नहीं चली? क्योंकि 40 प्रेशर जो कैपिलरी की दीवारों पे लग रहा था वो 28 से ज़्यादा है, 40 28 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ इनकी चली नहीं और ये छन गया यहाँ पे ब्लड। पर यहाँ देखिए यहाँ पे प्रेशर सिर्फ 15 है और ये अभी भी वही प्रेशर लगा रहे हैं, कितना? -28, ठीक है। तो ये अभी भी एक माइनस प्रेशर लगा रहे हैं, -28। तो क्या होता है, 40 जो है वो 28 से तो ज़्यादा था लेकिन 15 से तो कम है ना। तो आप देखिए यहाँ इसकी चलेगी, क्यों? क्योंकि 28 से 15 कम होता है, तो 28 प्रेशर नेगेटिव है, 15 प्रेशर पॉजिटिव है। नेट प्रेशर बताइए कितना हुआ? नेट प्रेशर हुआ -13। इसलिए वेन्स की दीवारों पर जो नेट प्रेशर लगता है ना दोस्तों, वो नेगेटिव होता है। वेन्स की दीवारों पे लगने वाला नेट प्रेशर नेगेटिव होता है, इसलिए वेन जो है वो ब्लड को यहाँ पे सक करती रहती है। लिम्फेटिक्स जो है उसमें से जो लिम्फ है वो सक होता रहता है और लिम्फ यहाँ गिरता है, ब्लड उल्टा अंदर नहीं जाता, खींचती रहती है। तो वेन्स की दीवारों पर ना, वेन्स के अंदर टोटल प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है, नेट प्रेशर। इसकी वजह से लिम्फ को सक करती रहती है, इसलिए लिम्फ यहाँ गिरता है, ब्लड जो है वो उल्टा अंदर नहीं जाता है। ठीक, इसलिए अच्छा यही तो अपन, इसी चीज़ का तो अपन एडवांटेज लेते हैं। आपने देखा होगा वेन्स में प्रेशर नेगेटिव होता है, अपने को जैसे बोतल चलानी है, ड्रिप चलानी है, तो हम आर्टरी में लगाते हैं कि वेन में लगाते हैं? हमको अगर बोतल चलानी है, ड्रिप चलानी है, तो वो वेन में लगाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आर्टरीज की दीवारों पर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर पॉजिटिव है। आर्टरीज की दीवारों पर लगने वाला प्रेशर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो आर्टरीज की दीवारों पर लगने वाला प्रेशर पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ पे पंचर करेंगे ना वेन को, तो पता है क्या होगा? उल्टे खून का फव्वारा बाहर छूट जाएगा, है ना। तो आर्टरीज में इंजेक्शन नहीं जाते, जबकि वेन में तो कुछ करना ही नहीं है। आप देखो वेन के अंदर प्रेशर नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, ग्रेविटी का फायदा उठाओ। बोतल चलानी है, बोतल को ऊंचा रखो और एक कैनुला इसके अंदर घुसा दो, वेन के अंदर, ठीक है। कैनुला जो है वो वेन के अंदर घुसा दो और यहाँ पे इसमें फ्लूइड भर दो। अब ये फ्लूइड टप टप करके जो है गिरता रहेगा, जैसे ये वेन का ब्लड लिम्फ को सक कर रहा है ना, वैसे ही ये फ्लूइड को भी सक करता रहेगा बॉटल से। 2-3 घंटे में बॉटल खाली हो जाएगी। नेगेटिव प्रेशर है ना, तो ये खून को फ्लूइड जो है बॉटल के अंदर उसे सक कर लेगा। तो वेन में कितना ईजी होता है, वेन में आप इंजेक्शन लगाना कितना ईजी है। बस ऐसे ऊपर ऊंचे करके रख दो, ग्रेविटी का फायदा उठा, टप टप करके फ्लूइड गिरता रहेगा और यहाँ से वो वेन के अंदर, वेन से सक कर लेगी, 2-3 घंटे में बोतल को खाली कर देगी, ठीक है। तो ये इसलिए वेन में इंजेक्शन देते हैं। एसएन करण पूछ रहा है कि सर इस बोतल का क्या होता है जब खाली हो जाती है? उस बोतल को आपको रिजर्व बैंक में जमा कराना होता है, वो भी 30 सितंबर से पहले, नहीं तो सीबीआई आती है घर में और एनआईए आके और पकड़ के ले जाती है आपको, और कम से कम 40 साल की सजा होती है। ये होता है, वो बोतल को तुरंत लेके आपको दिल्ली जाना होता है और वहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच है वहाँ पे डिपॉजिट कराना होता है। बोतल का क्या होता है? क्या कर रहे हो यार? अच्छा, तो इस तरह से कितना ईजी है वेन में, बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, और एक बात मेरे को आपसे एक सवाल पूछना था, वो ये कि मैंने आपको कहा था जैसे आर्टरीज जो होती है ना वो हार्ट के काफ़ी ऊपर होती हैं, आपने देखा यहाँ पे आर्टरीज बॉडी में काफ़ी ऊपर होती हैं, है ना। और हार्ट भी मतलब हार्ट बॉडी में काफ़ी ऊपर होता है और हार्ट से ब्लड आर्टरीज में पंप होता है, तो ज़्यादातर आर्टरीज हार्ट के नीचे हैं।
तो फिर ग्रेविटी जा रहा है, ब्लड जाता है आर्टरीज में, और आर्टरीज के पीछे पंपिंग स्टेशन है जिसको हम बोलते हैं हार्ट। तो आर्टरीज के पीछे जो पंपिंग स्टेशन है जिसको हम हार्ट बोलते हैं, ठीक है, तो वो पुश करता है ब्लड आर्टरीज में, इसलिए आर्टरीज में ब्लड तेजी से जाता है। आर्टरी का ल्यूमन भी नैरो होता है और आर्टरीज डीप होती हैं। लेकिन वेन्स के साथ सब कुछ उल्टा है। वेन्स के अंदर, वेन्स के पीछे कोई पंपिंग स्टेशन नहीं है ना। दूसरी बात, वेन्स का ल्यूमन भी वाइड है, और वेन्स को ज्यादातर वेन्स को अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड ऊपर लाना होता है, और वेन्स सुपरफिशियल होती है, डीप होती है तो थोड़ी दबती भी सही। तो वेन्स के साथ भाइयों बहनों हर चीज नेगेटिव है। आप देखो ना, वेन्स में कैसे आएगा ब्लड ऊपर, बड़ा मुश्किल काम है। जैसे हार्ट देखिए आप, इतना ऊपर होता है यहाँ, ठीक है, तो वेन्स से, टांगों की वेन्स से इतना ऊपर ब्लड कैसे आएगा यहाँ, और यहाँ आगे हार्ट में गिरेगा। 4-4 फीट 5-5 फीट ब्लड ऊपर कैसे चढ़ेगा भैया। मतलब कोई पंपिंग स्टेशन नहीं है। आर्टरी से तो देखो आप ब्लड नीचे जा रहा जाता है ना, वेन्स में कोई पंपिंग स्टेशन नहीं है। वेन्स का ल्यूमन भी वाइड है देखिए, और वेन्स को अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को ऊपर लेके आना है और राइट एट्रियम तक लेके आना है ना। तो वेन्स में ब्लड कॉलम ऊपर राइज कैसे करता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाल इतने खराब है कि कहीं बैकफ्लो ना हो जाए, इसके लिए वेन्स में वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व दोस्तों वेन्स के ब्लड को ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। वॉल्व जो है वो वेन के ब्लड को ऊपर नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। वॉल्व्स वेन के ब्लड को ऊपर नहीं चढ़ाते हैं, वो सिर्फ ब्लड को नीचे गिरने से रोकते हैं। वो कोई चप्पू थोड़ी है जो ऐसे ऐसे चल रहे हैं और ब्लड को ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो फिर वेन में भरा हुआ ब्लड ऊपर कैसे चढ़ता है, ये कुछ वैसा ही है जैसे एक आदमी सीढ़ियों पर कैसे चढ़ता है। सीढ़ियों में दो तरह के बार्स होते हैं, वर्टिकल बार्स और हॉरिजॉन्टल बार। तो किसी आदमी को जब सीढ़ी पे चढ़ना होता है तो वो पता है क्या करता है, वो अपने पैर वर्टिकल बार्स पे टिकाता है। ये जो वर्टिकल बार्स है ना, ये हमारे वॉल्व है, ये आदमी को नीचे गिरने से रोकते हैं। ये इसको ऊपर नहीं खींचते हैं, बस ये ऐसे नीचे गिरने से रोकते हैं। फिर ये दोनों तरफ से ये जो हॉरिजॉन्टल वाली बार्स है ना, इनको अंदर की तरफ खींचता है, इधर से भी और इधर से भी। तो जब ये हॉरिजॉन्टल वाली बार्स को अंदर की तरफ खींचता है तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों हॉरिजॉन्टल बार्स जो हैं ये इस आदमी को ऊपर खींचती हैं। तो ये आदमी चढ़कर अपने नए पैर यहाँ जमा लेता है, फिर ये बार्स को अंदर खींचता है, तो बार्स इसे ऊपर पुल करती है कि नहीं। इसी तरीके से ये जो ब्लड है वेन्स के अंदर, ये नेट प्रेशर पता है कितना लगा रहा है वेन्स के अंदर जो ब्लड है, वो नेट प्रेशर लगा रहा है नेगेटिव -13। तो वेन्स के अंदर नेट प्रेशर जो है वो नेगेटिव है, यानी कि -13 है। और इसकी वजह से ब्लड जो है ना, वो दोनों तरफ से वेन्स के ब्लड को अंदर की तरफ खींच रहा है। ब्लड दोनों तरफ से वेन्स के ब्लड को अंदर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। वेन्स के ब्लड को अंदर की तरफ खींच रहा है ना, वेन्स की दीवारों को, सॉरी, ब्लड जो है वो वेन्स की दीवारों को अंदर की तरफ खींच रहा है, और वो चाहता है कि दोनों दीवारें कोलैप्स हो जाए, लेकिन खुद ब्लड ही बीच में आ रहा है। तो होगा क्या, देखिए, जब ये दोनों तरफ से दीवारों को अंदर खींचेगा, देखो ये वेन्स की दीवारें, इनको दोनों तरफ से ऐसे अंदर खींचेगा ये, तो ये ब्लड ऊपर चढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात। यहाँ वाला ब्लड यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ वाला ब्लड यहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा, नीचे गिरने से कौन रोक लेगा, ये वॉल्व्स। तो यहाँ वाला ब्लड यहाँ आ गया, यहाँ वाला ब्लड यहाँ आ गया, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर था ना वेन्स की वॉल पे, तो अपने आप ही ब्लड कॉलम ऊपर राइज करता चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो ब्लड कॉलम है ये ऊपर राइज करता चला जाता है ना, और धीरे 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 ब्लड जो है वो अपने आप 4-4 फीट ऊपर चढ़ के 5-5 फीट ऊपर चढ़ के राइट एट्रियम तक पहुंच जाता है। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से ये ब्लड कॉलम ऊपर राइज करता है और यहाँ पे राइट एट्रियम में पहुंचता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द ब्लड कॉलम राइजेस। धीरे धीरे आता है ब्लड वापस, तेजी से गया धीरे धीरे आया, बता रहा था तेजी से गया धीरे धीरे आया, इसीलिए वेन्स में ज्यादा ब्लड भरा रहता है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। चलिए, तो इस तरह से ये ब्लड ऊपर चलता है, और वेन्स में प्रेशर नेगेटिव होता है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बात पढ़ाई थी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, प्रोटीन डेफिशिएंसी याद आया, क्वाशियोरकर मरासमस। वहां मैंने एक वर्ड बताया था इडीमा, कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में इडीमा हो जाता है, सूजन आ जाती है। पता है क्यों? क्योंकि अगर प्रोटीन की कमी होगी तो ब्लड में प्रोटीन कम होगा। अब ब्लड में प्रोटीन कम होगा तो प्रोटीन की वजह से जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है -28, ये भी दोस्तों कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। सपोज ये प्रोटीन की कमी थी और प्रेशर जो है -28 की जगह -8 रह गया, यहाँ पर भी -8 रह गया, यहाँ पर भी -8 रह गया, तो अब बोलो क्या होगा। प्रोटीन कम था ब्लड में तो प्रेशर कम हो गया,
तो यहां से ज्यादा छनेगा। 40 माइनस 8 कितना होता है? 32। तो प्लस 32, तो छनेगा ज्यादा लेकिन वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 15 माइनस 8 यानी कि प्लस 7, तो यहां से छनेगा ज्यादा परंतु वापस नहीं आएगा। तो नेट रिजल्ट यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में भरता चला जाएगा फ्लूइड। इसी को तो एडिमा कहते हैं। जहां दूसरे मास्टर खत्म होते हैं ना, वहां से शुरू होता हूँ। हम यहाँ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के साथ पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। सब रटा देंगे क्वाशियोर का मरासस में एडिमा हो जाता है, एडिमा हो जाता है। क्यों होता है वो तो बताओ। ये तो किताबों में लिखा हुआ एडिमा हो जाता है, वही तुम पढ़ के बोल रहे हो जाता है। तो ये तो किताब पढ़ के आपको बोल बोल के तो सुना देते हैं ना, वो तो हमारा मेरा ड्राइवर भी कर लेगा। इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए उसको, यूट्यूब चैनल खोल के पढ़ाना शुरू कर देगा। एनसीईआरटी की लाइनें ली और उनको पढ़ पढ़ के आपको बताया जा रहे हैं। अरे इंग्लिश पढ़े हुए हो आप यार, आप खुद पढ़ सकते हैं उसमें। ये कोई टीचर थोड़ी है। टीचर वो होता है जो आपको समझाए बातों को। ठीक है, तो आपको जब तक आप समझेंगे नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बस। सिलेक्शन उसी का होगा तो बातों को समझेगा और कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी से पढ़ेगा। सिर्फ एनसीईआरटी रखने वाले का ना सिलेक्शन हुआ था ना होगा। चलिए, तो जैसा मैं बता रहा था कि ये समझ में आया आपको कि प्रोटीन यूरिया से, प्रोटीन की कमी से एडिमा क्यों हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड में प्रोटीन कम है, उनके लिए एनसीईआरटी सब कुछ है, उसके बाद उनको कुछ नहीं आता। अरे तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वो भी नहीं आता उनको। वो तो एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ लेते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और उनको इंग्लिश पढ़ना आता है, तो उन्हीं लाइनों को पढ़ के हिंदी में सुना देते हैं। ट्रांसलेटर है वो। एनसीईआरटी में जो लिखा है उतना भी नहीं आता भैया, और बातें करते हैं दुनिया भर की। बातें करा लो उनसे, पढ़ाना थोड़ी आता है। चलिए, मसल्स बनवा लो, रोना धोना करवा लो, लिपस्टिक लगवा लो, और क्या करोगे? रील बनवा लो। तो भैया पढ़ो। क्या हो गया? इतने सारे पता नहीं, बेरोजगारी बढ़ी ना देश में, इतने सारे पता नहीं कहाँ से है ना कोचिंग में पढ़ाने वाले। हम लोग बेवकूफ हैं जो 20 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये पता नहीं नए नए कौन कौन लोग आगे, जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए नहीं इनको बेरोजगारी की वजह से, और कुछ भी पढ़ाते हैं और समझते हैं और फंडिंग ले लेंगे और इमोशन सर, ये वो इनको कुछ नहीं आता, लिटरली इनको कुछ नहीं आता। चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये फ्रॉड्स हैं, इंटरनेट ठग्स। बातें करा लो बस इनसे, दे आर नॉट टीचर्स। चलिए लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। मेरे पास तो फालतू टाइम नहीं है कि मैं इनको रोस्ट करता फिरूं, ये इस लायक भी नहीं है कि मेरा टाइम नहीं है, तो मैं इनको क्रिटिसाइज करूँ, इतनी भी इनकी हैसियत नहीं है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको ध्यान दो आप। तो भैया इस तरह से जब प्रोटीन की कमी हो जाती है ना, तो बॉडी में सेल्स में, बॉडी में इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। इसको हम बोलते हैं एडिमा। ठीक है, एडिमा क्यों होता है समझ में आया। चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने लिम्फेटिक सिस्टम में हमने पढ़ा कि लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, लिम्फ क्यों बनता है। इसका एक मतलब और हुआ दोस्तों, ब्लड और लिम्फ हम कंपेयर करते हैं। अच्छा, लिम्फ में ना डब्ल्यूबीसीज होते हैं, आरबीसी तो नहीं होते लेकिन डब्ल्यूबीसीज होते हैं। आप कहेंगे सर जी आरबीसी से तो डब्ल्यूबीसी और बड़ा होता है। आरबीसी इसलिए नहीं छनते यहाँ से क्योंकि ये जो फेनेस्टर नाम के छेद है ना, इनके डायमीटर से आरबीसी का डायमीटर बड़ा है, इसलिए आरबीसी नहीं छनते। तो सर डब्ल्यूबीसी तो आरबीसी से भी बड़े होते हैं, वो छन के कैसे निकल जाते हैं बाहर? डायपेडेसिस सुना है आपने? स्क्वीज करके अपना शेप चेंज करके छोटी सी जगह में से भी निकल जाना बाहर, ये कर सकते हैं। कौन? डब्ल्यूबीसी। इसलिए आरबीसी तो बाहर नहीं निकलते लेकिन डब्ल्यूबीसी स्क्वीज होकर छोटी सी जगह से बाहर निकल जाते हैं। तो लिम्फ में आरबीसी तो नहीं पाए जाते लेकिन डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में ये डब्ल्यूबीसी कहाँ जाते हैं उनको बताएंगे, लिम्फ में कहाँ होते हैं देखेंगे इनको। तो ये तो हो गई इसके बारे में बात। तो लिम्फ इस तरह का है, ये हमने समझ लिया है ना। अब दूसरी बात ये कि ये लिम्फेटिक्स जो बाहर निकल रही है ऑर्गन से, इनको अगर हम देखें, ठीक है, तो एक ऑर्गन से कोई एक ही लिम्फेटिक बाहर नहीं निकलती है भाई, ध्यान से समझना, आपका समय कम है, मुझे जल्दी कोर्स खत्म करना है। एक ऑर्गन से एक ही लिम्फेटिक बाहर नहीं निकलती है, एक ऑर्गन से बहुत सारी लिम्फेटिक्स बाहर निकलती है। और क्या होता है कई बार, जैसे एक ऑर्गन से बहुत सारी लिम्फेटिक्स बाहर निकल रही है ना, तो कई बार वो लिम्फेटिक्स अक्सर किसी एक पॉइंट पे आपस में उलझ जाती हैं। जैसे सपोज ये कोई ऑर्गन है और इस ऑर्गन से बहुत सारी लिम्फेटिक्स बाहर आ रही हैं, ये इस ऑर्गन के सेल्स हैं। तो क्या होता है जब एक ऑर्गन से बहुत सारी लिम्फेटिक्स बाहर आती हैं, तो कई बार वो अक्सर किसी एक पॉइंट पे आपस में आकर ऐसे उलझ जाती हैं। जैसे बहुत सारा धागा आपस में उलझ जाए तो एक गुत्थी जैसी बना लेता है ना, जब बहुत सारा धागा आपस में उलझ जाता है तो एक गुत्थी जैसी बना लेता है ना, ऐसे ही बहुत सारी लिम्फेटिक्स जो बाहर आ रही होती हैं वो आपस में उलझ जाती हैं तो वो एक गुत्थी जैसी बना लेती हैं जिसे कहा जाता है लिम्फ नोड। तो बहुत सारी लिम्फेटिक्स जो एक ऑर्गन से बाहर आ रही हैं अक्सर वो एक जगह आकर उलझ जाती हैं और एक गुत्थी जैसी बना लेती हैं लिम्फ नोड। फिर इस गुत्थी से भी कुछ लिम्फेटिक्स बाहर आती हैं और ये जाके गिरती हैं सबसे बड़ी लिम्फेटिक में, सबसे बड़ी लिम्फेटिक्स जिन्हें हम कहते हैं थोरैसिक डक्ट। और ये जो थोरैसिक डक्ट होते हैं ये जाकर फिर वेन में गिर जाते हैं। तो इस तरह से लिम्फ जो है वो वेन में आ जाता है। ये जो लिम्फेटिक्स हैं जो ऑर्गन से लिम्फ नोड के बीच में पाई जाती हैं, इन्हें हम AFFERENT एफरेंट लिम्फेटिक्स कहते हैं। और जो लिम्फ नोड से थोरैसिक डक्ट के बीच में होती हैं इन्हें हम EFFERENT यानी कि इफरेंट लिम्फेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा लिम्फ नोड्स के क्या काम है? देखिए होता क्या है कि यहाँ लिम्फ नोड्स में ना बहुत सारे डब्ल्यूबीसी जो मैच्योर जो बने थे बोन मैरो में वो भी यहाँ आके फंस जाते हैं और रहने लगते हैं।
और पनपते हैं यहाँ पर, ये पुलिसमैन हैं हमारे, और इन्हीं से फिर एंटीबॉडीज भी बनती हैं और ये अलग अलग टाइप के डब्ल्यूबीसीज भी बनाते हैं। कुछ फैगोसाइट्स भी यहाँ रहते हैं लिम्फ नोड्स में। लेकिन लिम्फ नोड्स का एक काम और है, लिम्फ नोड्स को हम पुलिस स्टेशन कह सकते हैं हमारी बॉडी के, क्योंकि यहाँ बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज रहते हैं आके। लिम्फ नोड का एक काम और है, इंटरस्टिशियल स्पेस से जो कचरा आ रहा होता है, कचरा या सेलुलर डेब्रिस जो इंटरस्टिशियल स्पेस से आ रहा होता है, इसको ये लिम्फ नोड अपने अंदर अटका लेते हैं और अटका के इसको छान देते हैं। तो लिम्फ नोड्स अपने अंदर आ रहे कचरे को अपने अंदर अटका लेते हैं और इसको छान लेते हैं, और फिर छना हुआ जो लिम्फ है उसको इफरेंट से बाहर निकाला जाता है। तो लिम्फ नोड्स इस कचरे को छान लेते हैं और छना हुआ लिम्फ जो है वो इफरेंट से बाहर आता है। तो लिम्फ नोड फिल्टर अपैरेटस का पार्ट है, वो हमारे एफरेंट से जो इंटरस्टिशियल स्पेस से जो कचरा आ रहा है, जो बैक्टीरिया आ रहे हैं, उसको अपने अंदर छान लेते हैं और छना हुआ लिम्फ इफरेंट से बाहर निकलता है। अच्छा, ब्लड और लिम्फ में अंतर समझे आप? ब्लड दो तरह का होता है दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। लिम्फ एक ही तरह का होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड में न्यूट्रिशन भी ज्यादा हो सकता है, वेस्ट भी ज्यादा हो सकती है। लिम्फ में हमेशा वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादा होती है। ब्लड कलरफुल होता है क्योंकि इसमें आरबीसी है, लिम्फ कलरलेस होता है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं है। ब्लड क्लॉट कर सकता है क्योंकि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स हैं, लिम्फ क्लॉट नहीं करता है क्योंकि इसमें प्लेटलेट नहीं है, या करता भी है तो बहुत ही स्लो करता है। ठीक है, तो ये ब्लड और लिम्फ का अंतर हो गया। तो जैसे मैं यहाँ बता रहा था कि लिम्फ नोड्स का काम समझ में आया आपको, ये छानते हैं लिम्फ को। पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर जी, अगर ऐसे है ना, लिम्फ नोड अगर इंटरस्टिशियल स्पेस से आ रहे एफरेंट लिम्फेटिक्स का कचरा छानते रहेंगे और छना हुआ लिम्फ इफरेंट से बाहर भेजते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो ये चोक हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कचरा फंसता चला जाएगा। तो इस कचरे को रिसाइकिल करने का भी कोई तरीका होना चाहिए ना। तो भैया, कचरे को रिसाइकिल करने का भी तरीका है। यहाँ पे जो फैगोसाइट्स रहते हैं, वो फैगोसाइट्स इस कचरे को खा खा कर खत्म करते रहते हैं। इसकी वजह से लिम्फ नोड चोक या ब्लॉक नहीं होते। समझे बात को? अच्छा, लिम्फ नोड ना बॉडी में डीप होते हैं थोड़ा सा, तो ऐसे हम इनको दबाने पर महसूस नहीं कर सकते। लिम्फ नोड्स को हम दबाने पर महसूस नहीं कर सकते क्योंकि थोड़े से डीप होते हैं। तो चलिए, अगर हम देखें कि हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे और कितने कितने होते हैं, ये सब जगह यूनिफॉर्मली तो नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारी बॉडी में, कहीं कहीं पे ये ज्यादा होते हैं। तो देखो, एक फोटोग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैं आपको लिम्फ नोड्स बॉडी में कहाँ कहाँ है वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, लिम्फ नोड्स के ग्रुप्स होते हैं। सबसे ज्यादा लिम्फ नोड होते हैं यहाँ गर्दन वाले रीजन में, इनको हम कहते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। फिर ये बगल वाले रीजन में होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। जहाँ जांघ कमर से जुड़ती है ये जो रीजन है ना, इसे हम कहते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड। तो यहाँ पे भी कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं और कुछ यहाँ आवर्टा के दोनों तरफ होते हैं। तो लिम्फ नोड्स कुछ जगहों पे ज्यादा होते हैं, और इसको अगर मैं यहाँ एक डायग्राम से समझाना चाहूँ तो देखिए, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज ये कोई आदमी है, इसके अंदर हम देखते हैं लिम्फ नोड्स कैसे हैं। तो इस आदमी में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा लिम्फ नोड यहाँ होते हैं। देखो दोस्तों, गर्दन वाले रीजन में, ये इनको हम कहते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। कुछ यहाँ भी होते हैं बगल वाले रीजन में, इन्हें कहा जाता है एक्सिलरी, एक्सिला मतलब बगल, एक्सिलरी लिम्फ नोड। जहाँ जांग कमर से जुड़ती है ये रीजन कहलाता है इंग्वाइनल रीजन। तो कुछ लिम्फ नोड्स जो यहाँ होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाले लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे भी होते हैं, आउटा के दोनों तरफ भी यहाँ। अच्छा, अब देखिए होता क्या है, शरीर की जो दो सबसे बड़ी लिम्फ वेसल्स होती हैं उन्हें कहा जाता है थोरेसिक डक्ट। तो दोस्तों, हमारे शरीर में दो थोरेसिक डक्ट होती हैं, एक राइट साइड में होती है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए सुपीरियर वेना कावा कैसे बनती है। दोनों तरफ की जो सबक्लेवियन वेन्स होती हैं, मैंने आपको पढ़ाया था, ये दोनों तरफ की सबक्लेवियन वेन मिलकर एक सुपीरियर वेना कावा बनाकर राइट एट्रियम में आके खुलती है। ठीक है, तो दोनों तरफ की जो सबक्लेवियन वेन्स हैं वो एक सुपीरियर वेना कावा बनाकर राइट एट्रियम में खुलती है। तो दो थोरेसिक डक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, एक राइट थोरेसिक डक्ट जो छोटा है और एक लेफ्ट थोरेसिक डक्ट जो ज्यादा लंबा है। तो ये दो थोरेसिक डक्ट्स हमारी बॉडी में होती हैं। अब होता क्या है कि जैसे ये एफरेंट्स हैं, ये देखिए, ये हाथों से एफरेंट्स आ रही हैं, ये सभी एफरेंट आकर इन लिम्फ नोडों में छनती हैं और यहाँ से फिर ये ईफरेंट निकल रही हैं और ये ईफरेंट जाकर जो है थोरेसिक डक्ट में गिर रही है। ये देखिए, ये टांगों से एफरेंट्स आ रही हैं और ये सभी एफरेंट्स लिम्फ नोड में छन रहा है इनसे ब्लड, और ये ब्लड जा रहा है फिर ईफरेंट्स के थ्रू इधर। ये देखिए, ये दूसरी टांग से एफरेंट आ रही है और फिर ये ईफरेंट्स है, ये इस हाथ से एफरेंट्स और ये इधर से ईफरेंट्स, और ये ईफरेंट्स जाके किस में गिर रही है? देखिए, ये गिर रही है थोरेसिक डक्ट में। तो थोरेसिक डक्ट फिर सबक्लेवियन वेन्स में गिरती है, इस तरह से लिम्फ वापस आ जाता है। तो दो थोरेसिक डक्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वाला थोरेसिक डक्ट है, ये लेफ्ट थोरेसिक डक्ट ये ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये शरीर के ज्यादा बड़े एरिया से लिम्फ कलेक्ट कर रहा है। ये देखो, ऊपर गर्दन से एफरेंट्स आ रही हैं और ये ईफरेंट्स है ना। तो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट जो होता है
वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी लिम्फ वेसल होता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? लेफ्ट थोरेसिक डक्ट इज द लार्जेस्ट लिम्फ वेसल ऑफ आवर बॉडी, और वो भी जाके वेन में आके गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होती है। ये टॉन्सिल वॉन्सिल सब लिम्फ नोड ही तो है। तो एफरेंट और इफरेंट, समझ गया बात को? अच्छा, जैसे सपोज ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, और इस ऑर्गन में हो गया है इन्फेक्शन। सपोज ये कोई ऑर्गन है और इस ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया है, तो यहाँ ना बैक्टीरियाज ने हमला कर दिया है सपोज इस ऑर्गन पे। तो यहाँ पे बैक्टीरियाज है जिन्होंने इस ऑर्गन पे हमला कर दिया, तो इन्फेक्शन की वजह से इस ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हो गया है। और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, इस ऑर्गन के अंदर जबरदस्त लड़ाई चल रही है। इसका जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें जबरदस्त लड़ाई चल रही है। बैक्टीरिया जो है वो सेल्स को मार रहे हैं। WBCs यहाँ पे आ गए हैं, फैगोसाइट्स आ गए हैं जो 4-4, 6-6 बैक्टीरिया खा के शहीद हो गए। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जबरदस्त मारकाट मची हुई है इस ऑर्गन के अंदर। तो इस ऑर्गन के जो इंटरस्टिशियल स्पेस है इसमें खूब कचरा गिर रहा है। इस ऑर्गन के इंटरस्टिशियल स्पेसिस में बहुत कचरा गिर रहा है। कौन सा कचरा? उन सेल्स का कचरा जो मर गए हैं, उन बैक्टीरियाज का कचरा जिन्हें एंटीबॉडीज ने मार दिया है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ। तो बहुत कचरा इस ऑर्गन में इकट्ठा हो रहा है इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में, डेड सेल्स, सेलुलर डेब्रिस। और ये सारा कचरा किसके थ्रू बाहर निकल रहा है बताइए? एफरेंट के थ्रू। कहाँ जाके छन रहा है? लिम्फ नोड में। और लिम्फ नोड से कैसा लिम्फ बाहर आ रहा है? छना हुआ। तो अगर किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस ऑर्गन में खूब कचरा बनता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, और खूब डेड सेल्स और बैक्टीरिया सब आके 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 लिम्फ नोड में छनते हैं और छना हुआ लिम्फ से बाहर जाता है। और WBC जो है ना वो इस कचरे को खा खा के रिसाइकिल करते रहते हैं। जो फैगोसाइट्स होते हैं यहाँ पर, वो इस कचरे को खा खा के रिसाइकिल करते रहते हैं, इसलिए लिम्फ नोड चोक या ब्लॉक नहीं होते, बताया था ना मैंने आपको। लेकिन अभी क्या है कि कचरा बहुत ज्यादा आ रहा है। इतना कचरा आ रहा है कि पुराना कचरा अभी रिसाइकिल हो नहीं पाया है और कचरा आ गया, पुराना कचरा और रिसाइकिल नहीं हुआ और कचरा आ गया और कचरा आ गया, कचरा आता ही जा रहा है। तो भैया कचरा इतना ज्यादा आ रहा है कि ये लिम्फ नोड के अंदर पुराना वाला रिसाइकिल हुआ नहीं कि और कचरा आ गया और कचरा आ गया। तो ऐसे में लिम्फ नोड चोक हो जाएंगे, लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाएंगे और सूज कर फूल जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? लिम्फ नोड चोक हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे और सूज कर फूल जाएंगे। और ऐसे सूजे हुए फूले हुए लिम्फ नोड्स दबाने पर महसूस हो सकते हैं। नॉर्मली ये लिम्फ नोड दबाने पर महसूस नहीं होते, पर अगर ये लिम्फ नोड चोक हो जाएंगे या ब्लॉक हो जाएंगे तो ऐसे सूजे हुए फूले हुए लिम्फ नोड्स दबाने पर महसूस हो सकते हैं, है ना? जैसे फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो टॉन्सिल क्यों फूल जाते हैं, समझ में आया आपको? फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो टॉन्सिल क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि भैया फेरिंग्स का जो लिम्फ है वो ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में आके छनता है टॉन्सिल्स में। तो फेरिंग्स का जो लिम्फ है वो इन टॉन्सिलों में आके छनता है। तो इतना ज्यादा लिम्फ आके छन रहा है कि टॉन्सिल चोक हो गए, ब्लॉक हो गए, तो सूज के फूल गए। पैर में यहाँ पे चोट लगी, गांठ आ गई, ऐसा नॉर्मली लिम्फ नोड महसूस नहीं किया जा सकते, लेकिन अगर वो सूज के फूल गए हैं ना लिम्फ नोड, तो उन्हें दबाने पर महसूस किया जा सकता है। समझे बात को? गांठ आ गई, गांठ। अब देखो पैर में चोट लगी है यहाँ, लेकिन यहाँ गांठ आ रही है, बताओ क्यों? चोट कहीं और लगी है, सूजन कहीं और आ रही है। सिर पे फोड़ा हुआ है लेकिन गर्दन में गांठ आ रही है। हाथ में चोट लगी है पर बगल में गांठ आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि हर ऑर्गन का फिक्स होता है कि कौन से ऑर्गन का लिम्फ कहाँ जाकर छनेगा। हर ऑर्गन का फिक्स होता है कि कौन से ऑर्गन का लिम्फ जो है वो कहाँ जाके छनेगा। ये हमने MBBS में पढ़ रखा होता है। जैसे ब्रेस्ट का लिम्फ भी यहाँ के छनता है, हाथों का भी है, डॉक्टर ने भी पढ़ रखा होता है। तो जिस ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है ना, उस ऑर्गन का लिम्फ जिस लिम्फ नोड में छनने जाता है वो लिम्फ नोड चोक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, सूज कर फूल जाते हैं। समझे? तो पैर में चोट लगी है लेकिन यहाँ या पैर में इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पे गांठ क्यों आई, समझ में आया? क्योंकि जब ये सूज जाते हैं, फूल जाते हैं लिम्फ नोड, तो इनको दबाने पर महसूस किया जा सकता है। नॉर्मली इन्हें दबाने पर महसूस नहीं किया जा सकता था। तो ये गांठ क्यों, चोट कहीं और लगी है, गांठ कहीं और आई, समझ में आया आपको? गर्दन में, गले में इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल क्यों फूल जाते हैं, फिर डॉक्टर बोलता है जी बाहर निकालो, आ करो, टॉर्च मार के टॉन्सिल देखता है फूले हुए, इसका मतलब फेरिंग्स में इन्फेक्शन है। आपने देखा होगा कई बार आपको बुखार उखार आ रहा है लेकिन डॉक्टर के, लेकिन है ना आपको समझ नहीं आ रहा बॉडी में इन्फेक्शन है कहाँ। तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, डॉक्टर कई बार इसे दबा दबा के देखता है जगह जगह पे। आपको समझ में नहीं आता है दबा दबा के क्या देख रहा है। एक्चुअली इस डॉक्टर ने पढ़ रखा है कि कौन से ऑर्गन का लिम्फ जो है वो कहाँ छनता है जाके। तो वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि बॉडी में आखिर इन्फेक्शन कहाँ है। वो ऐसे दबा दबा के देख रहा है, कभी यहाँ दबाता है, कभी यहाँ दबाता है, कभी यहाँ दबाता है। यहाँ पे उसको कुछ, अच्छा लिम्फ नोड दबाने पर महसूस नहीं होते तो उसको कोई लिम्फ नोड फील ही नहीं हो रहे, लेकिन उसने यहाँ दबाया उसे कुछ भी फील नहीं हुआ, उसने यहाँ दबाया उसे कुछ भी फील नहीं हुआ, यहाँ दबाया कुछ भी फील नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ उसने दबाया ना तो उसे फील हो गया लिम्फ नोड यहाँ पे इस जगह पे। तो वो समझ गया कि ये सूजे हुए और फूले हुए हैं, क्योंकि लिम्फ नोड नॉर्मली तो फील नहीं होते हैं, वो तभी फील होते हैं तो वो सूज जाते हैं या फूल जाते हैं। और उसने पढ़ रखा है कि ये वाले लिम्फ नोड तो इस टांग से लिम्फ लाते हैं, इसका मतलब इन्फेक्शन इस टांग में है। तो मतलब आप लिम्फ नोड को अगर फील कर लो दबा के, और आपने पढ़ रखा हो कि कौन सा लिम्फ नोड कहाँ का लिम्फ लाता है, तो आप बता सकते हो कि इन्फेक्शन किस एरिया में है। नहीं आई बात समझ में? बहुत सारे कॉलोनी में घर हैं, एक घर में मर्डर हुआ है लेकिन आपको पता नहीं है कि किस घर में मर्डर हुआ है। सब कॉलोनी के, हर कॉलोनी के घरों के ना जो कपड़े हैं वो धुलने धोबियों के यहाँ जाते हैं। तो आप पुलिस क्या करती है, अलग अलग धोबियों के जाके देखती है किस किस धोबी के पास, पुलिस को पता है कौन से धोबी किस घर के कपड़े धोता है, तो धोबी के घर रेड मारेगी। तो जिस धोबी के पास खून से सने हुए कपड़े मिलेंगे तो समझ जाएगा कि मर्डर कौन से घर में हुआ है।
नहीं आ रही बात समझ में? तो किस ऑर्गन में इन्फेक्शन हुआ है उसका पता हम लगा सकते हैं उस ऑर्गन से रिलेटेड लिम्फ नोड्स को फील करके। अगर वो फील हो गए इसका मतलब वो सूजे हुए फूले हुए हैं, इसका मतलब उस वाले ऑर्गन के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है। तो डॉक्टर जब ऐसे दवा दवा के देखता है तो वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि बॉडी में इन्फेक्शन कहाँ है। समझ में आई बात? तो जिस ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है उससे रिलेटेड लिम्फ नोड सूज के फूल जाते हैं। कैंसर अगर किसी ऑर्गन में होता है तो वहां से भी बहुत सारे कैंसर सेल आके लिम्फ नोड में भर जाते हैं। तो लिम्फेडिनोपैथी सुना होगा आपने, लिम्फ नोड सूज के फूल जाते हैं। मुझे नहीं पता आपको समझ पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो यही आप पढ़ेंगे। वैसे ये आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, ये लिम्फ नोड्स क्यों सूज जाते हैं फूल जाते हैं। तो लिम्फ नोड्स का फंक्शन समझ में आया आपको? एक और बात देखो, समय खत्म हो गया है लेकिन हमारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ। तो अगर मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ तो कैसा रहे, या फिर एक क्लास और लें इसकी। और अभी तो आरआरआर भी बाकी है भैया, मुझे लगता है एक क्लास और लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी हमने आरआरआर भी नहीं किया है। तो हालांकि ये खत्म हो गया है लेकिन आज हम इसको एक एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म कर लें क्या? और वो एक्स्ट्रा क्लास अगर मैं आज ही रात को 10 बजे ले लूँ तो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज इसको खत्म कर दूं मैं। आज रात को क्लास है क्या आपकी कोई? आज ले लें 10 बजे। अगर आप चाहते हैं ले लें तो पोल में ए बोलो, और चाहते हैं नहीं लो तो पोल में बी बोलो। ट्वेंटी फाइव परसेंट बच्चे बोल रहे हैं मत लो। क्यों? आज रात को कौन सी क्लास है भैया? तो एक काम करते हैं, आज रात को 10 बजे ले लेते हैं यार। 1 घंटे की क्लास में सब हो जाएगा, आरआरआर भी हो जाएगा, एनसीईआरटी का, और साथ में हम इसको भी खत्म कर देंगे और बचे हुए डाउट्स भी ले लेंगे उसमें कोई होंगे तो। टाइम का पोल क्या करना है? टाइम का भी पोल करना है क्या? तो आज रात को हम एक स्पेशल क्लास ले लेते हैं जिसमें हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, डाउट्स ले लेंगे और रिमेनिंग लिम्फेटिक सिस्टम को हम खत्म कर लेंगे। 10 PM पे, 10:30 या 11 कर दीजिए। क्यों 10 से 11 लेके खत्म करते हैं ना, 1 घंटे में हो जाएगा। अच्छा मैं टाइम ले लेता हूँ, पोल पोल में टाइम बता दो मुझे, जो टाइम बताओगे उस टाइम पे ले लूँगा। 9 PM, 9:30 PM, 10 PM, 10:30 PM, या चलो 4 टाइम दे दिए मैंने आपको, ए बी सी या डी। एक घंटे की क्लास लेंगे। 10 PM वाले जीत गए देखो, ठीक है। तो 40% वोट इनको समर्थन देने के लिए 10:30 PM वाले भी इसमें जोड़ देते हैं, इन्होंने मिलकर गठबंधन की सरकार बना ली। तो चलो भाई फिर आज हम रात को ले लेंगे, इसी को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। देखो अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर आप चाहते हो पूरा पढ़ना तो 1 घंटे में सब खत्म हो जाएगा, एनसीईआरटी भी, डाउट्स भी, और बचा हुआ ये भी, है ना। अभी मैं डाउट्स ले रहा हूँ, अगर कोई डाउट्स है तो मैं 5 मिनट अभी और लूँगा, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। पर आज की क्लास का लिंक मैं कहाँ दूंगा? लिंक अभी बना के दे दूँ आपको? 2 मिनट रुको, यहीं पे मैं पोस्ट कर देता हूँ लिंक, है ना। 1 सेकंड रुको।